सरकार जो राम मंदिर और राम के नाम पर चुन के आई हो, अगर उसकी सरकार में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो जाए तो आश्चर्य की बात है। टीनू यादव की अखिलेश यादव जी से क्या बात होती थी, इतनी बार बात हो रही थी। क्या ट्रस्ट के सदस्य थे अखिलेश यादव जी? और अखिलेश जी का जो सनातन है वो सनातन ये है कि निहत्थे कार सेवकों का खून से सरयू के पानी को लाल कर दिया था। ये है इनका सनातन कि सदैव राम मंदिर का विरोध किया, आज तक राम मंदिर गए नहीं। ये है इनका सनातन। अपनी पत्नी के सम्मान में भी इन्होंने धमकाने का किसी को काम नहीं करा। उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता है कि ब्राह्मणों की सुनी नहीं जाती, वहाँ पे खासे नाराज वो हैं। 50 से ज़्यादा विधायक और एमएलसी एक साथ इकट्ठा हुए और ये खबर आई कि ये गुट बनाने की कोशिश है ब्राह्मणों की। बड़े मंगल के अवसर पर वो एक विधायक ने अपने यहाँ कुछ लोगों को आमंत्रित किया, खाली ब्राह्मणों को। अब ये उसका दृष्टिकोण होगा, हो सकता है ब्रह्मभोज कर रहा हो। लेकिन दबे स्वर में ये जरूर कहा जाता है कि बीजेपी में ठाकुर सेंट्रिक पॉलिटिक्स चल रही है योगी राज में। जो सन्यासी होता है उसकी तो कोई जाति नहीं होती। ये कौन लोग हैं? वही जिनका अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी का अस्तित्व खतरे में है, खत्म हो जाएगी इस बार। फिर नितिन नवीन जी ने कहा कि चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में गुट बन जाता है। मैं पहले भी देख चुका हूँ। 2 लोग टिकट मांग रहे तो स्वाभाविक है 2 गुट बन गए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि परमानेंट गुट बन गए। टिकट घोषित होगा, मामला खत्म है। 37 सांसद जो समाजवादी पार्टी के हैं, उनमें से 25 सांसद गैर यादव हैं। वही 27 में आपके लिए चैलेंज बनेगा। उनका जो पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, आप कुछ भी कह सकते हो। तो फिर बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट क्यों नहीं देती? टिकट दिया जाता है जीतने वाले कैंडिडेट को, जो जीत सकता है उसको देते हैं। फिर ये क्यों कहा जाता है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी? अयोध्या, मथुरा, काशी, यहाँ से इस रथ यात्रा की शुरुआत करेगा अखिलेश यादव। देखिएगा, काल नेमी आदिकाल से होते आए हैं, सृष्टि के अंत तक रहेंगे। मैं क्या कह सकता हूँ। आप हल्के में ले रहे हैं अखिलेश यादव को? सफा हो जाएगी। जौहर यूनिवर्सिटी को सिर्फ इसलिए गिरा दिया जाना क्योंकि आजम खान का नाम उसमें जुड़ा हुआ है, वो कहाँ तक सही है? ऐसा हमारी सरकार कभी किसी के साथ नहीं करती। अगर अवैधानिक तरीके से किसी को नोटिस दिया गया है तो उसके पास अधिकार है कि वो जाए न्यायपालिका में जाकर के उस नोटिस को चैलेंज करे। अखिलेश यादव कह रहे हैं आप तो छात्रों के विरोधी सरकार है। देखो, ये नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति के लिए कानून अलग हो, दूसरे के लिए अलग हो। कानून सबके लिए एक समान होगा। मुसलमान कायदे में नहीं है? सबके लिए है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये धमकी वाली भाषा धमकी नहीं है। हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश कैबिनेट मिनिस्टर सुनील कुमार शर्मा। उत्तर प्रदेश में इस वक्त के जितने बड़े मुद्दे हैं उन सब के ऊपर पॉडकास्ट में चर्चा की गई है और खासकर सुनील कुमार शर्मा जी ने अखिलेश यादव के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। टीनू यादव, जिनका नाम राम मंदिर चंदा चोरी में सामने आ रहा है, उनसे अखिलेश यादव के संबंध को लेकर कई बड़ी बातें की गई हैं इस पॉडकास्ट में सुनील शर्मा जी की तरफ से। इसके अलावा कार सेवा को लेकर के क्या उनकी सोच है, इस पर हमने बातचीत की है। राम मंदिर में चंदा चोरी जो है उसको कैसे उत्तर प्रदेश की जनता तक वो पहुंचाएंगे, समझाएंगे, इसके ऊपर बातचीत की गई है। तमाम जो बड़े मुद्दे उत्तर प्रदेश के हैं उन सब पर न सिर्फ उनका जवाब है, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है। खासकर बीजेपी क्यों उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, ये मैंने पूछा। जवाब जो उनका है वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। क्या छात्र विरोधी हो गई है बीजेपी? विद्यालय बंद करवाए जा रहे हैं, जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर बुलडोजर चलेगा? ये तमाम सवाल मैंने उनसे पूछे और उन तमाम तीखे सवालों का बहुत शानदार और इंटरेस्टिंग जवाब हमें मिला है जो आपको सुनना चाहिए। यूपी इलेक्शन चरम पर है, मैंने पहले ही कहा था टीम एसकेटी अब उतर चुकी है मिशन उत्तर प्रदेश के ऊपर। आप अगला पॉडकास्ट किस मंत्री का, किस विधायक का, किस उम्मीदवार का देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके आप बताइएगा। कोशिश हमारी रहेगी उन तमाम लोगों से जुड़ने की जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको चैनल करना होगा सब्सक्राइब। ताकत हमारी इससे बढ़ती है और ऐसे ही कुछ और बड़े चेहरे और बड़े मुद्दे जो आपसे जुड़े हुए हैं वो आपके सामने हम लेकर आ पाते हैं। तो फटाफट से चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी आप दबा दीजिए। और चलिए अब मैं देती हूं बोर्डिंग पास आज के मेरे मेहमान सुनील कुमार शर्मा को।
पॉडकास्ट में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुनील शर्मा जी। उनसे मैं मिलवाऊं आपको, उसके पहले आपको ये बता दूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में विधानसभा चुनावों में पहली बार रिकॉर्ड मतों से जीत का जो रिकॉर्ड है वो उनके नाम दर्ज है। तकरीबन 1.25 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत उन्होंने हासिल की थी। और आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उनको लेके भी चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत गर्माई हुई है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। हाल ही में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें आपको जगह दी गई, तो ढेर सारी पहले तो मेरी तरफ से और टीम एसकेटी की तरफ से आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। अब पहला सवाल यही कि आप जब जीते थे रिकॉर्ड मतों से, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है। हम लोगों को ऑनेस्टली मैं बताऊं, उस वक्त ही लगा था कि आपको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, आपको मंत्री बनाया जाएगा। पर अब जब चुनावों के ठीक पहले, चुनाव की तैयारी इस वक्त चल रही है, उसके ठीक पहले 2024 में बनाया गया, 2 साल बाद। 2 साल बाद बनाया गया। अब ये हम समझना चाहते हैं कि ये जो देरी हुई उसके पीछे वजह क्या ब्राह्मण वोटों को साधना तो नहीं रहा आपका चेहरा मंत्रिमंडल में शामिल करके? नहीं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण चेहरा और ब्राह्मणों को साधने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सदैव है। अच्छा। ब्राह्मण राष्ट्रवादी हैं, सनातन में आस्था रखने वाले हैं, तो ब्राह्मण तो स्वतः ही वहाँ जाएगा जहाँ उसको लगेगा कि हमारा सनातन सुरक्षित है और हमारा देश सुरक्षित है। सबको दिख रहा है कि मोदी जी के हाथों में, योगी जी के हाथों में आज राष्ट्र सुरक्षित है, प्रदेश सुरक्षित है और सनातन की आस्थाओं का सम्मान हो रहा है। तो ब्राह्मण को साधने की ज़रूरत नहीं है, वो तो स्वयं इस विचार के साथ है। उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता है कि ब्राह्मणों की सुनी नहीं जाती, वहाँ पे खासे नाराज़ वो हैं। अब पता नहीं कौन कहते हैं इस बात को। अच्छा। उत्तर प्रदेश में हाँ। जो मोदी जी ने एक शुरू में ही एक आह्वान किया था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, उसका अक्षर से पालन सभी राज्यों में हो रहा है और उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। किसी के साथ ना कोई भेदभाव है, ना पक्षपात है। हम तो सबको साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी चल रहे हैं। अब विपक्षी दलों के पास कुछ मुद्दे नहीं हैं, तो वो इस तरह के सिगुफे छोड़ते रहते हैं। उनका अपना उन पर कोई एजेंडा नहीं है, अपना कोई आधार नहीं है, तो वो दूसरे सहारे पकड़ते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि उन्हें कोई सहारा मिलने वाला नहीं है। उनकी नैया डूब चुकी है। 2017 में उनका सफाया हो जाएगा। उन्हें कोई खोजने वाले से भी वो नहीं मिलेंगे। 2027 में 2017 को दोहराया जाएगा। हाँ, आप चाहे भले इस बात को कितना भी नकारें, मैं उस तस्वीर पर आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। दिसंबर 2025 में हमने देखा कि जिस वक्त शीतकालीन सत्र चल रहा था, उस वक्त 50 से ज़्यादा विधायक और एमएलसी एक साथ इकट्ठा हुए और ये खबर आई कि ये गुट बनाने की कोशिश है ब्राह्मणों की। मैं नहीं जानती सर उस मीटिंग में आप थे या नहीं थे। आप थे उस मीटिंग में? ना, मैं नहीं था। लेकिन उसमें जो लोग थे आपसे संपर्क में ज़रूर होंगे। वो सब विधायक हैं, पार्टी के विधायक हैं, कोई एमएलसी हैं, और कोई गुट नहीं था। मीडिया ने उसको उस प्रकार से प्रचारित कर दिया। जब सदन चलता है तो कई बार सब कुछ लोग इकट्ठे बैठते हैं, चाय पीते हैं। वो बड़ा मंगल था, शायद बड़े मंगल के अवसर पर वो एक विधायक ने अपने यहाँ कुछ लोगों को आमंत्रित किया, खाली ब्राह्मणों को। अब ये उसका दृष्टिकोण होगा, हो सकता है ब्रह्मभोज कर रहा हो। अच्छा। अब ब्रह्मभोज में तो ब्राह्मण ही जिमाए जाएंगे। हाँ। ठीक है ना, तो उसने अपने यहाँ ब्रह्मभोज रखा, ब्राह्मण विधायक बुला लिए। हाँ। तो उसमें ऐसा कोई नहीं था। मुख्यमंत्री जी के नज़दीक के भी थे, दूसरे नज़दीक के भी थे, आपके हमारे नज़दीक के भी थे, बैठे। लेकिन उसको इस तरीके से प्रचारित किया गया, कुछ दूसरे लोगों ने उसको हवा देने की कोशिश की जैसे कोई गुट बन रहा हो। कोई गुट नहीं है। तो फिर क्या वजह रही कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बाकायदा सार्वजनिक तौर पर सामने आके ये बात बोली कि जाति आधारित बैठकें पार्टी की विचारधारा और अनुशासन के अनुरूप नहीं है? चूंकि उस बैठक को इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया, तो ये आवश्यक हो गया था सावधानी बरतना कि इस प्रकार के विषय हम दें ही ना। इसलिए पंकज जी ने सब कार्य, उनको प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि अनावश्यक की चर्चा जिस कारण से उत्पन्न होती हो उस कारण को नहीं हमें बनने देना चाहिए। उन्होंने कहा, अरे ठीक है। ब्राह्मणवादी गुट बन रहा है उत्तर प्रदेश में, ये तो आप नहीं स्वीकार कर रहे बहरहाल, लेकिन दबे स्वर में लखनऊ में लोग ये कहते हैं
खुले तौर पे तो कोई नहीं कहता, लेकिन दबे स्वर में ये ज़रूर कहा जाता है कि बीजेपी में ठाकुर सेंट्रिक पॉलिटिक्स चल रही है योगी राज में। अब योगी जी तो संत हैं, है, सन्यासी हैं। जो सन्यासी होता है उसकी तो कोई जाति नहीं होती। ठीक बात। तो योगी जी की तो जाति अगर कोई लोग बता रहे हैं तो गलत है। सन्यासी हैं वो तो। ये सन्यासी का तो जनेऊ यज्ञोपवीत भी काट दिया जाता है, चोटी भी काट दी जाती है, तो उसकी जाति कहाँ रह जाती है? कोई जाति नहीं है। सनातन के प्रति उनकी आस्था है। सनातन की एक पीठ के वो पीठाधीश्वर हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की जो लोग बात कह रहे हैं उसमें कोई आधार है या कोई तथ्य। वो केवल, मैंने कहा कि जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जो मुद्दा विहीन लोग हैं, वो इस प्रकार की बातें करते हैं। ये कौन लोग हैं? वही जिनका अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, वो लोग इधर उधर से सिगुफे छोड़ते हैं, उनका वजूद समाप्त हो चुका है। समाजवादी पार्टी का अस्तित्व खतरे में है? खत्म हो जाएगी इस बार। उनका एक्सपोजर हो चुका है। 2024 के चुनाव में उन्होंने भ्रम फैला करके, झूठ बोल करके लोगों का वोट प्राप्त कर लिया कि साहब बीजेपी आ जाएगी तो संविधान को बदल देगी, आरक्षण को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन भाजपा तो भारी बहुमत में रही थी, उन्होंने तो कभी किया नहीं। और उसको इतनी जल्दी इस तरीके से प्रचारित किया गया कि समय रहते उसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाया और लोगों को गुमराह करके वो वोट पा लिया गया। लेकिन अब लोग सचेत हैं, उसका जवाब दे दिया। उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, चाहे उपचुनाव हुए हों या कोई भी इलेक्शन हुआ, साफ होगी। और अन्य राज्यों में जो चुनाव हुए, चाहे दिल्ली में हुआ या हरियाणा में हुआ या बिहार में हुआ, और अंतिम चुनाव बंगाल का देख लीजिएगा किस प्रकार से ये जो इंडी गठबंधन है उसका सूफड़ा साफ हुआ है। वही हाल उत्तर प्रदेश में होगा। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने भ्रम फैलाया, इसलिए वो ज़्यादा वोट हासिल करने में कामयाब हो गए। लेकिन खबरें ये चल रही थी कि क्योंकि संगठन और सरकार के बीच में मतभेद था उत्तर प्रदेश के अंदर, इसलिए ये नतीजे सामने आए। तो अब सब ठीक है संगठन और सरकार कोई में? मतभेद ना तब था ना आज। संगठन, सरकार, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, हम सब भारतीय जनता पार्टी की यही पहचान है कि यहाँ कोई मतभेद नहीं है और कोई आपसी विवाद नहीं है। हमारा बहुत बड़ा संगठन है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आज तक कांग्रेस न जाने कितनी बार टूटी है, लेकिन जनसंघ की स्थापना होने से आज तक जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी एक बार भी नहीं टूटी है। ये हमारी संगठन की पहचान है और यही हमारे संगठन की जान है। तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी नितिन नवीन जी को कि जब वो पहुंचे उत्तर प्रदेश तो उन्होंने बोला पहली बार तो मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं पहले कई बार प्रभारी उत्तर प्रदेश का रह चुका हूँ। और फिर नितिन नवीन जी ने कहा कि चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में गुट बन जाता है, मैं पहले भी देख चुका हूँ। उनका गुट संगठन के गुट से मतलब नहीं था कि संगठन, सरकार का कोई गुट बन जाता है। कई बार स्थानीय स्तर पर जो व्यक्ति होते हैं उनमें अलग अलग अटैचमेंट रखने वाले लोग होते हैं, तो उनका प्रतिस्पर्धा भी होती है, प्रतिद्वंद्विता भी होती है। दो लोग टिकट मांग रहे हैं तो स्वाभाविक है दो गुट बन गए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि परमानेंट गुट बन गए। टिकट घोषित होगा, मामला खत्म है। उनका गुट ये नहीं है कि सरकार और संगठन गुट बन जाते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी में। हाँ, स्थानीय स्तर पर अगर 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग कैंडिडेट्स हैं तो वो अपने तरीके से अपनी बात रखते हैं, तो वो ऐसा लगने लगता है जैसे गुट बन गए हों। गुट नहीं है। बनारस में मेरा जन्म हुआ है जी, और जी, मैं वहीं पली बढ़ी हूँ, जी। तो वो जो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कह रहे हैं उसकी गवाह तो मैं खुद हूँ, मैं साक्षी रह चुकी हूँ कि मेरे बचपन में उत्तर प्रदेश और ख़ासकर वाराणसी की मैं रहने वाली हूँ, तो वहाँ का हाल क्या था और अब क्या है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का आपने जिक्र किया, फिर उसके बाद आपने कहा कि भाई हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिवर्सिटी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिवर्सिटी की जब आप बात करते हैं तो फिर जौहर यूनिवर्सिटी को सिर्फ इसलिए गिरा दिया जाना क्योंकि आजम खान का नाम उसमें जुड़ा हुआ है, एक मुस्लिम नाम जुड़ा हुआ है, एक समाजवादी पार्टी लीडर का नाम उसमें जुड़ा हुआ है, सिर्फ इसलिए उस पर बुलडोजर चलाया जाना, वो कहाँ तक सही है? देखिएगा, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा हमारी सरकार कभी किसी के साथ नहीं करती, और अगर सरकार ऐसा करेंगी तो सरकारों के ऊपर न्यायालय है, फिर तो न्यायालय पे प्रश्न चिन्ह उठ जाता है।
अगर अवैधानिक तरीके से किसी को नोटिस दिया गया है तो उसके पास अधिकार है, अवसर है कि वो जाए न्यायपालिका में जा कर के उस नोटिस को चैलेंज करे, कहे कि भाई मेरा तो लीगल है और ये नोटिस गवर्नमेंट ने या अथॉरिटी ने, डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दिया, गलत दिया। क्यों नहीं जाते हैं भाई न्यायालय तो योगी जी का, मोदी जी का नहीं है ना, स्वतंत्र है। और सब जानते हैं कि भारत की न्यायपालिका कितनी स्वतंत्र है, सरकारों के विरुद्ध कितने निर्णय लेती है, तो 1 मिनट में स्टे कर देगी। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो इसलिए किया जा रहा? उसको नोटिस इसलिए दिया गया है कि उन्होंने अपनी सरकार के तानाशाहीपूर्ण रवैये में मानचित्र स्वीकृत नहीं कराए, जितना कराया उससे 20 गुना आपने बना लिया। तो अगर एक आदमी, सामान्य व्यक्ति, एक कमरा फालतू बना लेता तो क्या अथॉरिटी उसे नोटिस नहीं देती? उसके लिए कानून है, आजम खां के लिए कानून नहीं होगा? कानून सबके लिए समान है, चाहे वो आजम खान हो चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो। अभी मेरे पास एक कार्यकर्ता का फोन आ रहा, मैंने उसको कहा भाई 1 मिनट नहीं लगाओगे, गलत निर्माण नहीं करोगे। कह लगे ठीक है साहब मैं नहीं करूँगा, जितना कर लिया उसे हटा लूँगा। ठीक, तो ये बिल्कुल निराधार बात है कि किसी यूनिवर्सिटी को, किसी संस्थान को हम इसलिए सरकार तंग कर रही है कि उससे किसी व्यक्ति का नाम जुड़ा। नहीं, पर कोई बीच का रास्ता भी तो निकल सकता था, अपने अधीन सरकार ले सकती है। वहाँ 3000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, उनके भविष्य पर खतरा है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर गलत नक्शा था या नक्शा पास नहीं कराया गया था तो ऐसी तमाम इमारतें हैं जिनका नक्शा पास नहीं हुआ है, कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। नोटिस इशू हुआ तो बुलडोजर तो चला नहीं है अभी, तो कह दिया गया है खुद चलवा लो, नहीं तो हम चलवा देंगे। अरे भाई नोटिस में तो आपको, आप अगर इलीगल बनाएंगे आपको भी ये आएगा। नोटिस की सेट लैंग्वेज है, हाँ। उसका प्रोविजन है। आप जाएं, आप कहें कि साहब मेरा नक्शे को आप रेगुलराइज कर दीजिएगा, ये नियम के अंतर्गत है। नहीं है तो न्यायालय में चले जाएं। कौन रोक रहा है उनको? किसी ने रोका है? अखिलेश यादव कह रहे हैं आप तो छात्रों के विरोधी सरकार है, स्कूल बंद हुआ योगी सरकार में। देखो ये नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति के लिए कानून अलग हो, दूसरे के लिए अलग हो। कानून सबके लिए एक समान होगा। अगर किसी ने अवैध निर्माण किया है तो उसे रेगुलराइज कराना चाहिए, उसे न्यायपालिका में जाना चाहिए, न्यायपालिका से अनुरोध करना चाहिए। हाई कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है अथॉरिटी को कि भाई आप इसको रेगुलराइज करें, जाए, होगा। लेकिन कानून का पालन तो सबको करना होगा। मुझे लगता है संदेश पहुंच गया होगा हर जगह तक कि कानून का पालन सबको करना है। अगर हम अखिलेश यादव के जीते हुए सांसदों की बात करें, सबसे ज़्यादा मतों से आप जीत के आए, वो रिकॉर्ड आपके पास है, लेकिन बाकी जो आपके साथी सांसद हैं उनकी अगर हम चर्चा करें तो 37 सांसद जो समाजवादी पार्टी के हैं उनमें से 25 सांसद गैर यादव हैं, मतलब उसमें ओबीसी हैं या पीडीए वाले हैं। अब ये जो पीडीए वाले और ओबीसी वाले सांसद हैं जिन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन 24 में किया, वही 27 में आपके लिए चैलेंज तो बनेगा। आप ये भी बता दीजिएगा जो शेष 12 बचे यादव, उसमें से उनके परिवार के कितने हैं? जी हाँ, आपको कहना ये चाहिए कि उनकी फैमिली को छोड़ करके बाकी इतने हैं। हाँ। बेचारे बाकी जो लोग भी हैं वो जिस कारण से भी होंगे, लेकिन उनका पीडीए उनके परिवार तक सीमित है। उनका जो पीडीए है परिवार डेवलपमेंट एजेंसी, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, आप कुछ भी कह सकते हो, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। उनका किसी पीडीए से कोई लेना देना नहीं। ये कैसे आप कह रहे हैं? आप बता, देख लीजिएगा उनके समय में जो नियुक्ति हुई कितनी पीडीए की करी उन्होंने। उनके समय में जितने जो वो बने एसडीएम, कितने बनाए पीडीए के? एक ही जाति के लोग बने, नहीं बने? तो तब कहाँ गया था पीडीए? तो अभी के समय में उन्होंने कितने पीडीए के लोगों को आगे बढ़ाया अपने परिवार के अलावा? केवल और केवल परिवारवाद ही उनका पीडीए का मतलब है, परिवारवाद, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और ये लोग समझ चुके हैं। मुसलमान क्योंकि समाजवादी पार्टी के अलावा, कांग्रेस के अलावा फिर और कहाँ जाए? अगला सवाल ये उठता है। उसे भाजपा में आना चाहिए, सबसे सुरक्षित जगह भारतीय जनता पार्टी। लोगों ने उसको भ्रमित कर रखा। भारतीय जनता पार्टी इस देश के हर नागरिक के लिए, मोदी जी कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, योगी जी कभी हिंदू मुसलमान, 144 करोड़ लोगों की बात मोदी जी करते हैं, 25 करोड़ लोगों की बात योगी जी करते हैं। उसमें हिंदू भी है, उसमें मुसलमान भी है। आए, राष्ट्र की
है क्या, मुसलमान को डरा रखा है इन लोगों ने, भ्रमित कर रखा है, उसको मुख्य धारा में आने नहीं देना चाहते। आप लेकिन मुख्यधारा में लाना समझ चाहते हैं? जाएगा मुसलमान, धीरे धीरे समझेगा, भाजपा में आ जाएगा। उसको भाजपा भारत के मुसलमान को एक बात अच्छी तरह समझनी होगी कि उसके पूर्वज मुगल नहीं थे, उसके पूर्वज अफगान नहीं थे, वो बाहर से नहीं आए, उनके बाप दादा यहीं रामलाल श्यामलाल कभी रहे होंगे। किसी ने डर से, किसी ने लालच से, किसी ने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर लिया, कोई बात नहीं। इस देश में इस्लाम के अतिरिक्त भी और बहुत सारे धर्म हैं, ईसाई भी रहते हैं, उनके बाप दादा, वो भी लंदन से नहीं आए, उनके भी बाप दादा यहीं के हैं। बौद्धिस्ट भी हैं, वो बौद्ध धर्म तो खैर भारत में ही पैदा हुआ है। जैनीज भी हैं, पारसीज भी हैं, सब लोग हैं। लेकिन क्या कोई विवाद कभी किसी के बीच सुना? ये भी एक विचार का विषय है कि भाई बौद्धिस्ट से क्यों विवाद नहीं है, जैनी से क्यों विवाद नहीं है, पारसी से क्यों नहीं है, ईसाई से भी क्यों नहीं है। मुसलमान को राष्ट्र की मुख्यधारा में कांग्रेस और इस विचारधारा के लोगों ने कभी आने नहीं दिया, उसे केवल अपना वोट बैंक बना करके रखा है। और योगी जी यही कहते हैं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सबको कायदे कानून से चलना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, देश के संविधान में आस्था रखनी चाहिए, देश संविधान से चलेगा, ये सबको मान लेना चाहिए, देश शरीयत से नहीं चलेगा। तो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ये धमकी वाली भाषा धमकी नहीं है, ये सुझाव है, ये सलाह है। मुसलमान कायदे में नहीं है, सबके लिए है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सबको समझ लेना चाहिए कि ये देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। जो लोग ये ख्वाब दिखाते हैं, इस बात को कह करके उन्हें भड़काना चाहते हैं, वो नहीं चलेगा। इस कारण से थोड़े दिन में सबकी समझ में आ जाएगी। बीजेपी अगर इतना मुस्लिमों की फिक्र करती है, या आपने कहा कि मुस्लिमों को बीजेपी पे भरोसा करना चाहिए, तो फिर बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट क्यों नहीं देती? बीजेपी सबकी फिक्र करती है। मैंने कहा मुस्लिम, आप फिर अलग कह रहे हैं मुस्लिमों की फिक्र करते हैं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा मोदी जी 144 करोड़ लोगों की चिंता करते हैं, योगी जी 25 करोड़ लोगों की चिंता तो करते उनको हैं। टिकट क्यों उसमें नहीं देते? हिंदू भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं। नहीं, फिर टिकट क्यों नहीं दिया जाता मुसलमान टिकट को? दिया जाता है जीतने वाले कैंडिडेट को, जो जीत सकता है उसको देते हैं। इतने बड़े उत्तर प्रदेश में एक भी जीतने वाला कैंडिडेट मुसलमान नहीं है। जब लगेगा तो देंगे। हम राज्यसभा में नहीं भेजते क्या? हमने MLC बना करके मिनिस्टर नहीं बनाया क्या? भाई हमने मंत्री बनाया ना, तो कौन दानिश अली मंत्री है ना, हमने के सेंटर में मंत्री बना रखे हैं। हमने दूसरे जो पद हैं जो बिना चुनाव के हो सकते हैं, वो दिए हुए हैं। हम ऐसा तो नहीं, हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा है, मुस्लिम कार्यकर्ता हैं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के मुसलमान हैं, वो हमारी साथ है और हम उनको सम्मान देते हैं। मतलब सीधी बात है, अभी तक कोई ऐसा चेहरा नहीं मिला जो जब हमें लगेगा कि कोई जीत जीत, हमने मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर से जीतते थे तो हम उन्हें टिकट देते थे, पार्टी देती नहीं थी क्या? हाँ, मतलब अभी नहीं लग रहा है कोई मुस्लिम कोई लगेगा जीतने लायक होगा तो उसे दिया जाएगा, आगे दिया जाएगा। ये बड़ा बयान है आपका। अगर कोई जीतने की स्थिति में होगा तो उसे इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता कि वो हिंदू है या मुसलमान है। नहीं, पार्टी का किसी भी राजनीतिक दल की पहली प्राथमिकता होती है इलेक्शन में, हमको प्रत्याशी वही देना है जो चुनाव जीतेगा। फिर ये क्यों कहा जाता है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी? कौन कहता है? अमूमन ज्यादातर दलों को ये कहते हुए सुना गया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। यहाँ पहली प्राथमिकता कार्यकर्ता है। हम लोग जाति नहीं देखते, हम लोग धर्म नहीं देखते, हम लोग देखते हैं हम अपनी पार्टी की, हमारी विचारधारा से जो मिल कर के चलेगा, पार्टी उस पर विचार करती है। बड़ा संगठन है, बड़े लोग हैं और बहुत बड़ा हमारे यहाँ चैनल है जिसमें स्क्रीनिंग होती है। तो ये बातें जिनके दलों में चलती होंगी वो उनको वोटों का लालच और वोट लुभावने रूप में रहते। भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ सबका विकास, और उस पर ही हम काम करते हैं। कौन से ऐसे दल हैं जिनमें ये बात चलती है? अब ये आप नहीं बताया कि ऐसा ना रहा था तो आप ही बता दो कौन कहते हैं। मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ, वो कौन से दल? मैंने तो नहीं कहा। हाँ। आपने कहा कि ये कहते हैं सबकी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी है।
तो आप ही बताएंगे कौन कहते हैं। तो ये फॉर्मूला गलत है आपको लगता है? मैं उस फॉर्मूला, यह फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी का फार्मूला है कि हमको देश को 2047 में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी इस सोच के लोगों को चुनाव मैदान में लाती है कि जो चुनाव जीत सके, चुनाव जीत करके और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करें। हमारा यही फार्मूला है, इसी फार्मूले में भाजपा काम करती है। हाल ही में अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवाद ही सनातन है। जब वो शंकराचार्य जी से मिलने गए थे उस समय का, अब वो जो शंकराचार्य जिनसे मिलने गए थे उनके आप बयान रोज देख रहे हैं। मैं सभी धर्माचार्यों का बहुत स्वागत करता हूँ, मन से स्वागत करता हूँ, लेकिन सबके लिए कुछ सीमा रेखाएं हैं, कुछ लक्ष्मण रेखाएं हैं, उसका ध्यान सबको रखना चाहिए। हम धर्माचार्यों के नतमस्तक होते हैं। वो शंकराचार्य जब एक शादी समारोह में थे तो मोदी जी ने जाकर के उनको प्रणाम किया था। इसलिए किया था कि वो भगवा वेस्त्रधारी हैं और संत हैं, तो सभी संतों का सम्मान करते हैं, उनका भी करते हैं, लेकिन सबको अपनी को किसी का मोहरा नहीं बनने देना चाहिए। उनका काम है धर्म की स्थापना करना। और अखिलेश जी का जो सनातन है वो सनातन ये है कि निहत्थे कार सेवकों का खून से सरयू के पानी को लाल कर दिया था इन लोगों ने 2 नवंबर 1990 को। वो चित्र आपने वीडियोस देखी होंगी, कीर्तन कर रहे थे वो लोग। ये है इनका सनातन, ये है इनका सनातन। जब उत्तराखंड के लोग शांतिपूर्वक अपने उत्तराखंड की मांग करने के लिए दिल्ली जा रहे थे तो मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा कांड पर माता और बहनों के साथ जो किया गया, जो वहाँ लोगों पर अत्याचार किया गया, गोलियां चलाई गईं और बहनों के साथ जो हुआ उसे मैं अपने मुंह से कह नहीं सकता। ये है इनका सनातन। ये है इनका सनातन कि सदैव राम मंदिर का विरोध किया, आज तक राम मंदिर गए नहीं। ये है इनका सनातन। किसी रामचरितमानस के को इन्होंने फड़वाया और जलवाया, इनकी पार्टी के नेताओं ने उसको फाड़ा भी और जलाया भी। ये है इनका सनातन कि इन्होंने राणा सांगा जैसे महान योद्धा राष्ट्रभक्त को गद्दार कहने का काम किया। ये घड़ियाली आंसू बहाना और रोज़ रोज़ ट्रेन, ये राम मंदिर नहीं जा सकते। गोल टोपी लगा के दिल्ली की मस्जिद में डिम्पल यादव का अपमान कराने चले गए। ये अपनी पत्नी के सम्मान में भी इन्होंने धमकाने का किसी को काम नहीं करा। उनके हम डिम्पल यादव अखिलेश यादव की पत्नी हो सकती है, माननीय सांसद है, लेकिन वो एक महिला है। हम तो सबका सम्मान करते हैं। हम किसी भी महिला के विरुद्ध कोई बात कहता है तो हम लोग उसका प्रतिकार करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव इटावा में भव्य केदारेश्वर महादेव मंदिर बनवा रहे हैं और श्रावण के महीने में उसका बाकायदा उद्घाटन होने वाला है। बड़ा भव्य मंदिर है ये। वो एक देहात में कहावत है ना कि 100 चूहे खा कर के बिल्ली हज को चली। ठीक है ना। हाँ। भगवान शिव के 2 भक्त थे, एक शिवाजी महाराज थे, एक जयसिंह था। शिवाजी महाराज जब पूजा करते थे और तलवार उठा करके चलते थे तो वो शिव भक्तों की रक्षा के लिए चलते थे। उनका संघर्ष सनातन को बचाना, मंदिरों को बचाना, जो जुल्मी मुगल और उन पर अत्याचार करते थे, हिंदुओं का कत्ल करते थे, उनसे लड़ना और हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना था। जयसिंह भी एक मंदिर में जाकर नाटक करते थे और जब तलवार उठाते थे तो उनकी तलवार औरंगजेब के साथ चल करके हिंदुओं के सिर काटती थी, सनातनियों के सिर काटती थी, मंदिर तोड़ने का काम करती थी। अब कोई कहे कि जयसिंह शिव भक्त थे तो कोई मान लेगा? नहीं मानेगा ना। शिव भक्त तो शिवाजी ही थे। हाँ। बस ऐसा ही है इनका कुछ फार्मूला। अखिलेश यादव शिव भक्त नहीं है? मैंने बताया ना कि राजा जयसिंह जब शिव जी की पूजा करके तलवार उठा के जाता था, हाँ। तो मंदिर तोड़ने का काम जो लोग करते थे उनके साथ खड़ा होता था। जो लोग हिंदुओं का खून गर्दन काट करके धर्म परिवर्तन कराते थे, जनेऊ तोलते थे कि आज कितना जनेऊ इकट्ठा हुआ, वो उनके साथ खड़ा होता था।
एक और लेकिन बहुत बड़ा काम अखिलेश यादव के द्वारा अब किया जा रहा है, वो बाकायदा रथ यात्रा निकालने की तैयारी में है। चुनावों के पहले ये रथ यात्रा निकलेगी और किसी बड़ी धार्मिक नगरी अयोध्या, मथुरा, काशी, यहाँ से इस रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे अखिलेश यादव। देखिएगा, काल नेमी आदि काल से होते आए हैं और सृष्टि के अंत तक रहेंगे, मैं क्या कह सकता हूँ। आप हल्के में ले रहे हैं अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी सफा हो जाएगी 2027 में, सपा ढूंढने से नहीं मिलेगी। अखिलेश यादव ही थे जिन्होंने राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया, जो कि उठाया जाना भी चाहिए। हर राम भक्त को, आप कह रहे हैं वो मंदिर दर्शन करने नहीं गए, लेकिन ये नेक कार्य कि राम मंदिर में चोरी हो रही है, चढ़ावा जो चढ़ाया गया उसमें कैसे पलीता लगाया गया, ये तमाम मामला अखिलेश यादव ने उठाया। उस प्रकरण की एसआईटी जांच कर रही है। जांच में चोर पकड़े गए। अखिलेश यादव जी का उद्देश्य, जो चोरों का सरगना है टीनू यादव, उसकी कितनी बार अखिलेश जी से बात हुई है? आप कैसे उनको सरगना कह रहे हैं? अभी तो जांच चल रही है, आपने कहा। वो अखिलेश यादव जी से क्या बात करते थे? कितनी कॉल अखिलेश जी के टीनू के बीच में हुई है? मैं तो जानता नहीं, आप लोग सोशल मीडिया भी बताते हैं। मेरे पास तो कोई रिकॉर्ड है नहीं कि वे कितनी बार हुई हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत ऑथेंटिक रूप से लोग कहते हैं कि सैकड़ों बार उन्होंने बातचीत की है। तो क्या बात थी वो? इसका मतलब कोई प्लांटेड थे क्या वो, इसे कराने के लिए और ट्रस्ट को और मंदिर को बदनाम करने के लिए? बहुत सारे विषय हैं, इसकी लंबी जांच होगी जब पोल खुलेगी। लेकिन आपको ये संभावना लग रही है कि वो प्लांटेड हो सकते हैं? मैं 100% मैं इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता कि वो प्लांटेड थे वो लोग, और जानबूझ करके ये कराया गया। उनके पत्र लिखे, उनके बयान से पूर्व लगभग सारे चोर पकड़े जा चुके थे और उनसे काफ़ी वसूली भी हो चुकी थी। केवल एफआईआर रजिस्टर्ड करने का ये था कि बाद में हो जाएगी, तो वो खामोखा सिरे लेने का प्रयास कर रहे हैं। और ट्रस्ट में जो बैठे लोग थे, उनकी भावना और निष्ठा बिल्कुल साफ और ईमानदारी की थी। मेरे और आपके घर में भी कर्मचारी चोरी कर सकते हैं, तो आप और हम दोषी नहीं हो जाएंगे। जो दोषी हैं वो पकड़े गए। बीजेपी, और अभी जांच चल रही है। बीजेपी की सरकार है, इसीलिए ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है कि सरकार बीजेपी की, वो सरकार जो राम मंदिर और राम के नाम पर चुन के आई हो, अगर उसकी सरकार में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो जाए तो आश्चर्य की बात है। चोर पकड़े गए ना, चोर जेल गए ना। बीजेपी की सरकार है इसलिए जेल गए। अंता उत्तर प्रदेश आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि चोरों का राज होता था। चोर थाने चलाते थे, ठेकेदार थाने चलाते थे, और बड़े बड़े जो सत्ता के गलियारे हैं उसके मालिक हुआ करते थे। बड़ी मछली भी पकड़ी जाएगी, छोटी बड़ी जो भी जांच में आएगा वो सबके सामने होगा, बिल्कुल स्पष्ट होगा। अखिलेश यादव भी अगर इसकी जद में आए, क्योंकि आपने अभी कहा कि अखिलेश यादव इसके पीछे हैं, बयान से आपके यही लगता है, नहीं, तो कार्रवाई होगी? मैंने ये मेरा बयान को आप दोबारा समझ लीजिएगा। बहुत चीज़ें कि वो टीनू यादव की अखिलेश यादव जी से क्या बात होती थी, इतनी बार बात हो रही थी। क्या ट्रस्ट के सदस्य थे अखिलेश यादव जी, या वहाँ के राम भक्त थे जो मंदिर बहुत आते जाते थे, भंडारा करते थे, वहाँ लंगर करते थे? क्या बात हो रही थी वो तो बताना चाहिए ना अखिलेश जी को भी। या तो अखिलेश जी के हमारी उनके बीच कोई बात नहीं हुई, कंडम करें। एक चर्चा है कि नहीं है? सब सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर खुलेआम चर्चा है कि सैकड़ों बार उनकी आपस में कॉल हुई है। बताएं भाई क्या कॉल हो रही थी, और ये भी बताएं कि वो मेरे द्वारा प्लांटेड था या नहीं था, या मेरी पार्टी के किसी के द्वारा नहीं था, या हमारा उससे कोई मतलब नहीं था। वो तो ऐसे ही हमको फ़ोन मिला लेता था, मित्रत्व या कोई रिलेशनशिप भी हो सकती। कुछ तो बताएं भाई। जवाब आप चाहते हैं कि इस पे देना चाहिए अखिलेश यादव को? सुमोटो उनको ये बताना चाहिए कि ये झूठी बात है, कोई बातचीत नहीं हुई। कुछ तो कहें। ठीक बात है।
लेकिन ये भी एक सवाल उठ रहा है कि एसआईटी का जो गठन किया गया वो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, पुलिस उत्तर प्रदेश सरकार की है, फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो रिजल्ट सामने आएगा वो कितना सही है और निष्पक्ष उस है। पुलिस ने ही गिरफ्तार करके लोगों को जेल भेजा है, चोरों को। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अरेस्ट किया, कोई बाहर की नहीं आई थी। और पुलिस ही जांच, उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच ना करेगी तो कहाँ करेगी? उत्तर प्रदेश का मामला है, बताइए कहाँ की करेगी? कोई नेशनल एजेंसी कर सकती है? कहेंगे वो मोदी जी की सरकार है। जी। फिर ये कहेंगे हाँ। कि ये तो इनकी एजेंसी है। फिर तो एक काम करो कि उसकी जांच अखिलेश यादव जी से कह दो कि वो खुद ही कर लें भाई। सरकारी एजेंसियों पर तो भरोसा नहीं है उनको। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर अविश्वास करना ठीक नहीं है। अखिलेश यादव का एक और बयान है, मैं चाहती हूँ आप इसको सुने और इस पे प्रतिक्रिया अपनी दें। टिन्नू यादव से बातचीत के ऊपर ही उनका बयान है। वो ये कह रहे हैं कि सब सोच समझकर राजनीतिक रूप से कहा जा रहा है। ये आरोप भी अखिलेश यादव की तरफ से लगाया गया है कि चोर को सब चोर ही नजर आते हैं, पूरी सरकार वनस्पति के नशे में है। उन्होंने ये तो नहीं कहा नहीं कि मेरी बात हुई या नहीं हुई, और हुई तो क्या हुई, ये भी बता देते भाई। वो इस पे कह रहे हैं तो इस पे दो बात और जोड़ देते कि मेरी टिन्नू यादव से बात नहीं हुई। अगर नहीं हुई है, अगर हुई है तो कहे हाँ हुई है, हमारी इस संबंध में बात नहीं हुई। दूसरी बात हुई, एक चोर जिसको पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है वो आपसे बात कर रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। आप बताएं कि कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो क्या कर रहा है? आप चोर से बात कर रहे हो, अगर कोई चोर पकड़ा जाए और वो रोज़ आपसे फ़ोन कॉल कर रहा हो तो वो तो अखिलेश यादव है, शायद इसलिए पुलिस अभी प्रयास नहीं कर रही, लेकिन मेरे आपके घर तो पहुंच जाती। अब बताओ आपकी क्या बात हो रही थी, पहुंच जाती कि नहीं पहुंच जाती? ठीक बात है। तो उन्हें बताना चाहिए कि भाई हमारी बात, वो ये जो चौपाई लिख रहे हैं इसके बजाय स्पष्ट बताए ना। चलिए, मुझे लगता है आपकी आवाज़ तो ज़रूर पहुंच रही होगी वहाँ तक। इसके बाद देखते हैं कोई बयान आता है या नहीं आता है। लेकिन कहाँ चूक रह गई, इस विषय पे कभी मंथन हुआ है या किया गया है या आपने देखो, सोचा है? एसआईटी जांच कर रही है, ये मेरा विषय नहीं है, किसी व्यक्ति का विषय नहीं है। एसआईटी गठित की गई है, वो जांच करेगी और जांच की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी। कोई चूक नहीं है, जो जांच हो रही है वो हो रही है। चोर चोरी कर लेते हैं भाई, कहाँ नहीं हो जाती है। कितने हल्के में आप कह रहे हैं चोर चोरी कर लेते हैं? पकड़े चोर चोरी कर ले और पकड़ा ना जाए, वो बड़ी दिक्कत है। चोर ने चोरी की तो पकड़ा भी गया, जेल भी गया, उस पर कार्रवाई भी हो रही है, कोई और शामिल होगा उस पर भी होगी, और एसआईटी जांच कर रही है। कार सेवा के ऊपर भी मैं सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ये कह रहा है कि कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा की शुरुआत उनकी तरफ से अगस्त में की जानी है। कार सेवा होनी चाहिए? अब उनका पूरा बयान क्या है, क्या कार सेवा करना चाहते हैं, कैसी करना चाहते हैं? अयोध्या में जिस तरह मंदिर बना, नहीं, ये उन्होंने कहा अपने बयान में। हाँ, बिल्कुल उनकी तरफ से कहा गया है कि अब बहुत देरी हो गई है और मथुरा में भी उनको कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर मंदिर ठीक उसी तर्ज पर चाहिए जिस तर्ज पर अयोध्या में मंदिर बना। श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, और हम और हमारी सरकार और हमारे सभी संगठन, भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद, हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं। हम पहले राम जन्मभूमि में भी हम लोगों ने न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की, अब भी न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। कार सेवा होनी चाहिए आपके हिसाब से? अभी अखाड़ा परिषद कह रहा है, जब होगी तब इस पर देखा जाएगा। नहीं, आप पक्ष में हैं या नहीं? आप जाएंगे? अगर शुरुआत हुई तो आप जाएंगे? मैंने तो नहीं कहा कि हम कार सेवा करेंगे। हाँ। अखाड़ा परिषद ने कहा है, मेरी पार्टी ने तो नहीं कहा। हाँ। तो मेरे जाने ना जाने का प्रश्न कहाँ से आ गया जी? ये तो अखाड़ा परिषद वालों से पूछो। ठीक है। क्या कार सेवा एक बड़ी चुनौती तो बीजेपी के लिए नहीं बन जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि हमने देखा है कार सेवा की ही जब शुरुआत हुई या कार सेवा की ही वजह से बाबरी मस्जिद गिराई गई। अब एक बार फिर से कार सेवा की बात कही जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का बड़ा इंपॉर्टेंट है चुनावों के वक्त। बड़ी मुसीबत ये बनेगा बीजेपी के लिए? नहीं, कोई मुसीबत नहीं बनेगा। अखाड़ा परिषद के लोग भी
अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। संत समाज के लोग हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, अपनी भावना रख रहे हैं। ना तो कानून का उल्लंघन वो करेंगे, ना उत्तर प्रदेश में कानून की कोई परेशानी आने वाली है। कानून व्यवस्था जैसी सुदृढ़ मजबूत है वैसी ही रहेगी और सब कानून का सम्मान करते हैं। मुझे है भी भरोसा है अखाड़ा परिषद भी उसका सम्मान करेगी। अपनी बात कहने का उन्हें अधिकार है, अपनी भावनाएं व्यक्त करने का सबको अधिकार है। अखाड़ा परिषद की ही तरह उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ये महसूस हो रहा होगा कि अब बहुत देर हो रही है, हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा से ही नारा यही सुना गया है बीजेपी और संघ की तरफ से कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो इस मामले में बहुत विलंब हो रहा है। शायद लोग ये चाहते थे कि बहुत त्वरित कोई निर्णय आए। संघ का कोई ऐसा बयान है? ये लाइन तो हमने हमेशा से सुनी है, मैं तो बचपन से। ये उत्साही नौजवान राम भक्त सनातन भक्त नौजवानों का एक नारा है और अच्छा नारा है। उनकी भावनाएं हैं। हर सनातनी चाहेगा कि राम श्याम और विश्वनाथ हमारी आस्था के केंद्र हैं और वो मिलने चाहिए। और मैं भी ये कहता हूँ कि काशी में भी भगवान शिव का मंदिर हमको मिलना चाहिए और कृष्ण जन्मभूमि पर भी भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनना चाहिए। इसमें कोई किसी प्रकार का हमको कहने में संकोच नहीं है, लेकिन हम संविधान और न्यायालय का सम्मान करते हैं। हम संविधान और न्यायालय की प्रक्रिया से ही आगे बढ़ेंगे। अयोध्या और काशी की बात हो रही है तो एक और बात मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी को लेकर के कहा था कि इन्हीं पापियों ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ी पर नमाज पढ़वाने का काम किया था। अब उनकी तरफ से ये बयान दिया जाना, फिर उसके बाद तो फेहरिस्त और झड़ी लग गई सामने ये कहने की कि योगी जी गलत कह रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह वो कह रहे हैं कि ये बात गलत है, शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं कि सबूत है तो पेश करो। अब अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि योगी जी ने जो महापाप किया है ये बोल के उसका प्रायश्चित वो करें, स्वीकार करें कि राम मंदिर की चोरी से ध्यान भटकाने के लिए वो ये बातें कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि योगी जी ने जो कहा है वो ठीक कहा है। योगी जी कभी गलत नहीं कहते। ये हुआ है वहां पर, योगी जी ने जो कहा है वो सही कहा है। इतना विश्वास योगी जी के ऊपर? हाँ। ऐसा कैसे? अरे हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो एक पीठाधीश्वर हैं। वो कोई बात कह रहे हैं तो जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। ये लोग तो राम भक्तों की हत्या करने वाले हैं। अखिलेश यादव जी, इनका परिवार निहत्थे लोगों को मार दिया था। ये कहते थे वहाँ मंदिर नहीं बनना चाहिए। कांवड़ पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। इन्होंने रामलीला मैदान की बाउंड्री को पैसा नहीं मिलेगा, कब्रिस्तान को पैसा मिलेगा, हिंदू लड़कियों को साइकिल नहीं मिलेगी, मुस्लिम लड़कियों को साइकिल मिलेगी। ये फालतू की बात करते हैं लोग। इन्होंने जीवन भर सनातनियों का और हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया। हमेशा भेदभाव और पक्षपात किया नहीं किया? बताइए। कब्रिस्तान की बाउंड्री बनेगी, शमशान की नहीं बनेगी। मस्जिद को पैसा मिलेगा, रामलीला मैदान को पैसा नहीं मिलेगा। मुस्लिम लड़की को साइकिल मिलेगी, हिंदू लड़की को नहीं मिलेगी। ये क्या था भाई? कांवड़ पर रोक लगा दो, डीजे नहीं बजाएंगे साहब, हैं, शंख नहीं बजाएंगे, घड़ियाल नहीं बजाएंगे, जैसे किसी मातम से चुपचाप निकल जाओ। आज ये बात करते हैं। इनके पाप का घड़ा भर चुका है। अब उसी श्रावण के महीने में हम देखते हैं कि जो कावड़ जा रहा होता है उस पर फूल भी बरसाए जा रहे होते हैं और इसकी बहुत तारीफ है। ये आस्थाओं का सम्मान है, आस्थाओं का सम्मान है। आस्था का सम्मान हमारी सरकार करती है। मैं थोड़ा, क्योंकि पॉडकास्ट का ये हमेशा नियम रहा है कि हम पर्सनल टच और सवाल और बातें ज़रूर पूछते हैं। मुझे आप ये बताएं, क्योंकि चुनाव तो 27 में फिर है और हर कोई ये ज़रूर आपसे उम्मीद कर रहा है कि पिछला जो आपका खुद रिकॉर्ड है, क्योंकि आपने अपना ही रिकॉर्ड 22 में तोड़ा, तो अब क्या वो फिर से चमत्कार हम देखने वाले हैं? इसका जवाब मैं तब दूंगा जब पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित कर देगी और मुझे भी घोषित कर देगी, तब इसका जवाब दूंगा। मैं आज अभी डाउट है? किसी को डाउट नहीं है इस बात में? नहीं, डाउट नहीं है। पार्टी का एक फॉर्म है, उस फॉर्म में प्रत्याशी तय किए जाते हैं। मैं अपने आप को आज आपके पॉडकास्ट पे बैठ करके ये कैसे घोषित कर दूं कि भी मैं निश्चित रूप से प्रत्याशी हूँ? ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व, हाईकमान, जिसको हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक चैनल है, वो लोग जब ये निर्धारित कर देंगे
कि सुनील शर्मा जी आपको प्रत्याशी बनाया गया, तब मैं इसका जवाब दूंगा। तो पिछली बार कैसे इतने रिकॉर्ड वोटों से आप जीते, वो आप बताइए। शायद ये भेद पिछली बहुत से बार लोग- मैं 2,14,850 वोट से जीता था, जो उस वर्ष उस समय सर्वाधिक था। अब हालांकि वो आप जानते ही हैं कि जो अजीत पवार जी के स्थान पर इलेक्शन हुआ तो वहाँ जी। पर कैंडिडेट ही नहीं था। हाँ। सामने वाले कैंडिडेट को 50 वोट मिले केवल, तो शायद वो संख्या उनकी ज़्यादा हो ज़्यादा गई है, है। हाँ। लेकिन इलेक्शन को अगर हम देखें तो वो सर्वाधिक था। और मैं यही कहूँगा कि मैं तो पार्टी कार्यकर्ता हूँ, मैं तो कोई ग्लैमरस व्यक्ति नहीं हूँ किसी भी दृष्टि से, और मिडिल क्लास फैमिली का हूँ। आज भी मेरे बेटे, 2 बेटे हैं। हाँ। अभी दूसरे बेटे की अब शादी हुई है, वो बहू भी आ गई है, बड़ी बहू भी। मेरे तो बच्चे नौकरी करते हैं। हाँ। जैसे दूसरे को बालक बैग लेकर के बाइक से जाते हैं, ऐसे मेरा बेटा बाइक से जाता है गुड़गांव तक। हाँ, क्योंकि उनकी गाड़ी आपने ले ली है। ठीक है जी। ठीक है ना। तो मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन पार्टी में वार्ड अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष और प्रदेश समिति तक और प्रभारी तक के दायित्व मैंने संभाले हैं। बजरंग दल से मैं आया हूँ, तो मेरे जो काम करने का अभ्यास है, जो पार्टी काम देती है वो करता हूँ। लेकिन इतना भारी वोट मिलने का कारण सिरे में स्वयं को नहीं दे सकता। ये पार्टी के प्रति लोगों की लगाव, हमारे शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा, सब मिल करके ही इतना बहुमत हमको मिला। बेटे की गाड़ी को क्यों हथियाया, ये बताइए। दरअसल मोदी जी ने आह्वान किया था। मैं ईवी एक तो मैं पारिवारिक कार्य से जब रहता हूँ तो अपना वाहन यूज करता हूँ, और हफ्ते में 2 दिन कम से कम मैं ईवी रखता हूँ। तो सैटरडे संडे उनकी छुट्टी रहती है, तो मैं उसके पास ईवी है मेरे छोटे बेटे के पास, तो उसका मैं उपयोग कर लेता हूँ। और अभी 2 दिन पहले मेरे साथ एक बहुत मज़ेदार घटना हुई। हाँ। कि मुरादनगर योगी जी को आना था, माननीय मुख्यमंत्री जी को, और 4:05 पे शायद उनको पहुंचना था। मैं थोड़ा भीड़ में कार्यक्रम में लेट हो गया, तो मुझको लगा कि कहीं मुख्यमंत्री जी मुझसे पहले ना पहुंच जाएं। तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा भी थोड़ा जल्दी से करो, चलिएगा। तो मैं एक एस्कॉर्ट और एक वो गाड़ी थी मेरे पास जिसमें मैं चलता था, मेरी गाड़ी। मैंने दूसरी गाड़ी जो मेरे साथ चलती थी, मैंने उसको छुट्टी कर दी थी। मैं कहा भाई मैं एक एस्कॉर्ट एक गाड़ी से चलता हूँ। मैं अभी उत्तराखंड भी गया था तो भी एक गाड़ी लेकर के गया था, एक एस्कॉर्ट। लेकिन उस घटना से मुझको थोड़ा परिवर्तन करना पड़ा। अब हुआ क्या कि हम जा रहे थे तो मुरादनगर में अचानक एक सामने जो बस जा रही थी उसके ऊपर से एक बैग गिरा हाँ। और बैग गिर करके मेरी गाड़ी के उसमें फंस गया, धुरे में। और वो रगड़ रहा था बहुत ज़ोर से। मैंने हमने गाड़ी साइड में लगाई, और तभी योगी जी का हेलीकॉप्टर ऊपर दिख रहा था आता हुआ, उसको ITS में उतरना था। तो मैंने ड्राइवर से कहा यार इसे बैक करके जल्दी निकाल, फिर मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे। कहा भाई हम पहले पहुंच जाए इनके स्वागत में। तो उसने कहा सर ये तो जैक लगा के निकालनी पड़ेगी। मैंने कहा यार जैक लगा के निकालेगा इतनी देर में देर हो जाएगी। हाँ। अब मैं क्या करूं, किसी को टेलीफोन करके गाड़ी मंगाऊं तो उसे भी टाइम लगेगा। तो मुझे सबसे अच्छा लगा कि मेरी जो पुलिस एस्कॉर्ट थी मैं उसी में बैठ करके गया। ठीक बात। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, उसके बाद मेरे स्टाफ ने कहा कि नहीं सर एक गाड़ी आपको ज़रूर, दूसरी भाई APS भी चलेगा, अर्दली भी चलेगा, तो उनके लिए भी चाहिए एक गाड़ी आप रखो। 2 गाड़ी ज़रूर होनी चाहिए, एक आपके लिए, एक अर्दली APS के लिए। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप उससे मूव कर सकते हैं। मैंने कहा चलिए भाई ठीक है, तो हो जाता है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं तो, जो आपका मूल प्रश्न था कि भाई हम कोई ग्लैमरस व्यक्ति नहीं है, तो हम तो ये मानते हैं कि जितना हमसे काम होता है क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन पार्टी के प्रति भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेतृत्व माननीय मोदी जी आज दुनिया के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। और योगी जी की भी अपनी एक पूरे देश में और पूरे प्रदेश में एक पहचान बनी है कि उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया, तो लोग उसको समर्थन करते हैं।
अरशद मदनी जी का बयान आया है, उस पे आपका रिएक्शन मैं लेना चाहती हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि सरकार मस्जिद को मुसलमानों की बरकत समझती है, इसीलिए वहाँ पर बुलडोज़र चलाया जाता है। मतलब अखिलेश यादव अकेले नहीं हैं जो ये दोषारोपण कर रहे हो कि धर्म देख के बुलडोज़र चलता है, उसमें मदनी साहब भी पीछे हैं जुड़े हुए। मदनी साहब ये भी बताएं कि कहाँ ऐसा हुआ है कि कोई मस्जिद किसी ने अपनी संपत्ति में, वक्फ की संपत्ति में बनाई हो और बुलडोजर चल गया हो। बताना चाहिए ना मदनी जी को। सरकारी ज़मीन घेरने का अधिकार किसी को नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो। अगर कहीं ऐसा होगा तो वहाँ कार्रवाई होगी, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है कि कोई वो मस्जिद है उसके लिए चला जा रहा। कितनी मस्जिद है उत्तर प्रदेश में, कितनी तोड़ दी गई, बताए ना मदनी। मस्जिद की आड़ में सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। आप बहुत करीबी माने जाते हैं योगी आदित्यनाथ जी के, तो थोड़ा उनके बारे में हमें बताइए ना, क्योंकि ऊपर से देख के तो ये लगता है कि बड़े सख्त हैं, बड़े कठोर हैं, आप बड़े घनिष्ठ हैं उनके। सख्त तो हैं पर कठोर नहीं है। वो सख्त हैं अनुशासन के नियमों के प्रति। हाँ। और चिंतित हैं कि भाई जो मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत, उसको साकार करना है और उसमें उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। तो उसके लिए अगर सख्ती करनी पड़ती है तो भी करते हैं और आगे बढ़ने का काम हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। वो खासे चिंतित हैं, आपने कहा प्रदेश को आगे बढ़ाने को लेके। आपकी जब भी उनसे बातचीत होती है ऑफ द रिकॉर्ड, ऐसे पर्सनल बातचीत होती है, तो वो आपके साथ कैसे रहते हैं? जब वो सब लोगों में बैठते हैं तो बड़े, मतलब अब वो इतनी तक चिंता करते हैं। कई बार जब मैं मंत्री बना तो मेरा वजन 126 किलो था। अच्छा। हाँ। बल्कि मंत्री बनने के कुछ दिन बाद सहारनपुर माननीय प्रधानमंत्री जी आए और तो वो जब हवाई जहाज़ से उतरे तो हम लोग उनको रिसीव करने खड़े थे। पहले स्थान पर आदरणीय भूपेंद्र जी जो उस वक्त अध्यक्ष थे वो थे, उनके बाद मैं खड़ा था। तो मैंने अपना परिचय दिया। मैंने कहा सर मैं सुनील शर्मा उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री हूँ, इस जिले का प्रभारी हूँ। तो मुझसे हंस के बोले मोदी जी तो मंत्री बनने के बाद कितना वजन बढ़ा? मैंने कहा सर अभी मेरा 12 किलो कम हुआ है। तो हंसे हुए और कम हो गया। मैंने कहा जी। तो मेरा वजन ज़्यादा था तो योगी जी ने मुझको टोका। उन्होंने कहा भाई सुनील वजन कम करो, तुम्हारा वजन ज़्यादा है। 2 बार उन्होंने टोका। फिर मुझसे कहा, एक हमारे मंत्री जी हैं सचान जी ने, देखो सचान ने बहुत कम किया, उससे बात करो कैसे किया। तो उसके बाद मैंने तय किया कि मैं इसको कंट्रोल करूँगा और अपना भोजन आहार विहार थोड़ा सा बदला और आज नतीजा ये है कि मेरा वजन अब 98 kg, 28 किलो मैंने कम किया। तो थोड़ा राज बताइए ना फिर हमारे व्यूअर्स को भी। ये तो बड़ी नहीं, राज मेरा यही, एक तो मैंने कार्ब्स बंद कर दिए बिल्कुल। गेहूँ, हाँ। चावल, मिठाई, मीठा, ऑयल और दूध भी बंद कर दिया? हाँ, 5 चीज़ें मैंने बिल्कुल बंद कर दी। दूध मुझे बहुत प्रिय था, दूध के बिना मैं कभी सो नहीं सकता था रात को बिना पिए। अब मैंने दूध टोटली बंद कर दिया, मीठा टोटल बंद कर दिया, गेहूँ बंद कर दिया। मुझे रोटी खाए 2 साल से ऊपर हो गए, 2.5 साल से। माय गॉड। हाँ, रोटी नहीं खाई है मैंने। मेरा जो भोजन है वो सुबह के वक्त में 8-10 बादाम भीगे हुए रात के और 2 अखरोट ये खाता हूँ और पपीता या सेव, बस ये मेरा ब्रेकफास्ट है। लंच में मैं उबला हुआ चना या दाल ये ले लेता हूँ थोड़ा सा, और शाम को 6 बजे 7 बजे तक सब्जी, कोई भी सब्जी खा ली और छुट्टी। तो इस नियम को मट्ठा पीता हूँ मैं, दूध नहीं पीता लेकिन मट्ठा पीता हूँ, मक्खन निकला हुआ। हाँ। मट्ठा मुझे अच्छा भी लगता है और उसमें कार्ब्स भी नहीं है। तो कार्ब्स बंद करके प्रोटीन की डाइट बढ़ाई थोड़ा सा, और धीरे धीरे 2-2.5 साल में आकर के
इस बीच मैंने परहेज नहीं तोड़ा। मेरे बेटे की शादी हुई, हाँ, सबने देखी है वो तस्वीर। हाँ, हाँ शादी हुई, मैंने उसमें भी एक कटोरी मखाना चाट बोलते हैं, मखाना दही मिला करके बनाते हैं, वो खाई, बस उसके अलावा कुछ नहीं खाया। और कुछ भी नहीं खाया? ना, माय गॉड। अच्छा, नो चीट डे, चीट मील नहीं? कुछ नहीं, मैंने खाया ही नहीं इसके अलावा कुछ। नितिन गडकरी जी के बाद मैं दूसरे ऐसे मंत्री और नेता से मिल रही हूँ, क्योंकि गडकरी जी ने भी मुझे यही बात बोली कि मैं पहले बहुत मोटा था और मैं बिना खाए तो रह नहीं सकता था। खाता मैं अभी भी हूँ, लेकिन कम खाता हूँ। पहले मैं बेहिसाब खाता था। अब मैं दूसरे मंत्री से मिल रही हूँ जो ये बता रहे हैं कि मेरी तो डाइट चार्ट ये है और मैंने कितना वजन कम किया। और मुझे लगता है ये, क्योंकि मोदी जी को हमने कई मंच से सुना है ये कहते हुए कि तेल कम करो, पूरे देश से आह्वान उन्होंने किया। उन्होंने कहा मिलेट्स खाओ। ये शायद देश में पहले प्रधानमंत्री हैं जो हम सब ने देखा जिन्होंने देशवासियों के स्वास्थ्य की चिंता की है। तो वो अपने नेताओं, मंत्री और मंत्रिमंडल की भी चिंता करते हैं। जी जी। मुख्यमंत्री जी मुझसे अभी भी जैसा है, कितना कम हो गया भाई? मैंने कहा महाराज जी अब नहीं हो रहा है, यहाँ आकर रुक गया मेरा। अभी कितना है फिर? अभी मेरा 98.5 है। और कम करना है? चाहता हूँ मैं 5 किलो और कम हो जाए, लेकिन अब हो नहीं रहा। अब मेरा पिछले 3-4 महीने से यहीं रुक गया, इससे नीचे नहीं जा रहा। कुछ करना पड़ेगा। और अब मुझको लगता है कि मैं जो डाइट है ना उसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो शरीर ने उसको अडॉप्ट कर लिया, उसके हिसाब से वो चलने लगा। अब देखता हूँ। आपको पार्क में लोगों से मिलते टहलते भी बहुत देखा गया है, वहाँ जाके आप लोगों से बातचीत करते हैं, तो चलते चलते बात किया कीजिए। नहीं, वो मेरा ये है कि मैं सुबह उठकर नहा स्नान ध्यान करके पूजा करके घर से लगभग 6:30 बजे निकलता हूँ। 6:30 से पहले मैं ये काम कर लेता हूँ और 7 बजे मैं किसी एक अपने क्षेत्र के किसी पार्क में जाता हूँ पहले, और 2 या 3 पार्क कवर करता हूँ। तो वहाँ जो लोग होते हैं उनसे मिलता भी, घूमता भी हूँ, टहल भी लिया, एक चक्कर लगा लिया, फिर लोगों के साथ बैठ लिए। हाँ, ये जरूर करता हूँ, वहाँ के कार्यकर्ताओं को पहले बता देता हूँ मैं कल सुबह तुम्हारे पार्क में आऊँगा, तो वो 10-20 लोगों को सूचना भी कर देते हैं कि सुबह मंत्री जी आएंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र ऐसा है कि जनसंपर्क का तो इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। तो लोगों से मिले और उसके बाद अपना 9-9:30 बजे फ्री हुए तो थोड़ी देर आके अपना घर आए, कुछ ना जलपान लिया, फिर कार्यालय चले गए। तो मैं उसमें घूमना हो जाता है मेरा। तो वो लोग जो मंत्री जी से मिलना चाहते होंगे, लेकिन शायद मेरे पॉडकास्ट के पहले उन्हें जरिया नहीं पता होगा, तो अब आपको पता चल गया सुबह सुबह उठ के आपको पार्क जाना है, इलाके के जो नेता हैं। नहीं, उसके बाद में अगर मैं गाजियाबाद में हूँ तो मैं नियम से अपने कार्यालय जाता हूँ। मेरा कार्यालय राजेंद्र नगर में है, कर्ण गेट पुलिस चौकी है उसके बिल्कुल पास ही, और मैं 11 बजे के आसपास वहाँ पहुँच जाता हूँ। 1-2 घंटा जरूर रहता हूँ। ये आप हर समय पॉजिटिव रहते हैं, तो यही वजह है क्या कि ये आप अट्रैक्ट भी कर लेते हैं वोटर्स को और रिकॉर्ड मतों से जीत भी जाते हैं? देखो, रिकॉर्ड मतों से जीतने का श्रेय मैंने कभी, मुझसे बहुत कई बार लोगों ने पूछा, हाँ। लेकिन मैं उसका श्रेय मैंने कभी अपने आप को नहीं दिया। मेरा मानना ये है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2017 का इलेक्शन हुआ और बम्पर वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती। ये उनके जो सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय थे और उनकी सरकार के द्वारा जो भारत को आगे बढ़ाने का काम किया, उसके प्रति लोगों ने अपना समर्थन दिया। और वो लगातार फिर 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री बने। योगी जी आए तो योगी जी ने उत्तर प्रदेश से अपराध का खात्मा किया, और जो मोदी जी का आह्वान है उसके साथ कदम से कदम मिला करके उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार चली। आज उत्तर प्रदेश जो एक बीमारू प्रदेश था, जो एक अपराधियों के नाम से जाना जाता था, जहाँ के सीरियल लोग जिलों के नाम पर बनाते थे, कभी मिर्ज़ापुर, गाज़ियाबाद जिला के नाम पर फिल्म बनी थी अपराध को लेकर के, ये पहचान थी। आज उस उत्तर प्रदेश की पहचान है कि ये सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव वाला प्रदेश है। यहाँ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया होता था, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिवर्सिटी है, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 व्यंजन की योजना हम लेकर के आ रही है हमारी सरकार। तो हमने उस तस्वीर को, हमारी डबल इंजन की सरकार ने, मोदी जी ने और प्रदेश में योगी जी ने बदलने का काम किया। एक साथ कदम से कदम मिला कर के चलें, केंद्र की योजनाओं को
पूर्णतः लागू किया गया है, उसमें कोई संकोच। पहले तो इसलिए छोड़ दिया जाता था कि मोदी जी का नाम होगा तो हम एम्बुलेंस नहीं लेंगे, ये करते थे ना अखिलेश यादव। तो आज मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। अखिलेश यादव की सरकार ने जो अंतिम बजट प्रस्तुत किया 2016-17 का, उस बजट का आकार था 3,36,000 करोड़ रुपए उनकी सरकार का। 9 सालों में योगी जी की सरकार ने एक भी नया टैक्स नहीं लगाया, किसी भी टैक्स में कोई वृद्धि नहीं की। 86 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 36,000 करोड़ रुपए। शिक्षा मित्रों को जिन्हें 3,000 रुपये तनख्वाह देती थी ये समाजवादी पार्टी की सरकार, आज हमारी सरकार 18,000 रुपये उन्हें मानधन दे रही है। होमगार्ड्स की तनख्वाह बढ़ाई। सारे शिक्षक, चाहे माध्यमिक के हों, चाहे बेसिक के हों, चाहे होमगार्ड्स हों, इनको 5 लाख रुपए का कैशलेस हेल्थ कवर दिया है, अभी घोषणा की। किसानों के ट्यूबवेल के बिल माफ़ कर दिए। मतलब जितना हम रियायत दे सकती थी सरकारें, जिनको आवश्यकता थी, वो देने का काम किया। 9 लाख उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में भर्ती करी, एक भी धांधली की शिकायत और एक भी मामला हाई कोर्ट में नहीं गया। कितनी बड़ी हमारे यहाँ भर्ती लोगों की, टीचर्स की और विभिन्न विभिन्न विभागों में की गई है, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ की। हमने भारी खर्चे किए हैं। उसके बाद हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार का बजट जो अब योगी जी ने प्रस्तुत किया है वो 9,12,000 करोड़ रुपए का, 6,00,000 करोड़ रुपए उनसे ज़्यादा है, 3 गुने का है। ये कहाँ से आ गया पैसा? हम तो टैक्स नहीं लगा रहे। ये पैसा इसलिए आ गया कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था वो गुंडागर्दी करता था, व्यापारी भाग रहा था, इन उद्योगपति भाग रहा था, पलायन हो रहा था। कैराना कांदला की घटनाएं सबने देखी थी। लेकिन आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, हर जिले में कोई ना कोई उत्पाद है जो अपनी विशेषता रखता है और उसके वहाँ कारीगर हैं, वहाँ उसको बनाने वाले हुनरमंद लोग हैं, वो उस काम को करते थे। लेकिन बदमाश गुंडे माफियाओं के कारण वो धंधे ठप हो गए क्योंकि उनसे वसूली होने लगी। अब हमारी सरकार ने उल्टा किया। जैसे सहारनपुर में अगर आप चले जाएंगे तो लकड़ी का उद्योग है, अमरोहा में चले जाएंगे तो ढोलक का उद्योग है, मुरादाबाद में चले जाएंगे तो पीतल का उद्योग है, अलीगढ़ में चले जाएंगे तो ताले का उद्योग है, गाजियाबाद में आएंगे तो डीजल इंजन का उद्योग है, भदोई में जाएंगे तो कालीन है, कन्नौज में जाएंगे तो इत्र है, बनारस में जाएंगे तो साड़ियाँ हैं। इस तरह से प्रत्येक ज़िले में कोई ना कोई ऐसा उत्पाद है जिसके हुनरमंद लोग वहाँ रहते हैं, जिसका व्यापार करने वाले लोग हैं। लेकिन वो सरकारी शोषण और अपराधी गुंडे बदमाशों के द्वारा करे जाने के कारण वो उद्योग मर गए। उसको हम उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना लाई, उनको प्रोटेक्ट किया, उनको प्रमोट किया, उनको जो भी आर्थिक सहायता देनी थी वो दी, उनको मार्केट उपलब्ध कराया। और जब वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे हर जिले में एक ना एक 10-20 व्यापारी संपन्न हुए तो उन्होंने हजारों लोगों को रोजगार दिया। वो काम जो मर गए थे वो जिंदे हो गए। जिंदे होने के बाद प्रति व्यक्ति की आय आज उत्तर प्रदेश में डबल हुई है, पर कैपिटा इनकम डबल हुई है और हमारे बजट का आकार बिना टैक्स बढ़ाए 3 गुना हुआ है। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश सरकार ने बना दिया। आप कहीं से कहीं चले जाइएगा। ये इसलिए हो रहा कि आज इन्वेस्टर आ रहा है। पहले इन्वेस्टर घुस सकता था यूपी में, आज बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हम पहले इंपोर्ट करते थे, अब एक्सपोर्ट करते हैं। भारत एक्सपोर्ट करता है। भारत में जितना मोबाइल हम मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका 55% उत्तर प्रदेश में हो रहा है जी। जितने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट पूरे भारत में बन रहे हैं उसका 60% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यूपी में बन रहा है। अब इन्वेस्टर्स की, उद्योगपतियों की चॉइस बन चुका है यूपी। माइक्रोसॉफ्ट उत्तर प्रदेश में आई है, फॉक्सकॉन उत्तर प्रदेश में आकर के सेमीकंडक्टर की चिप बना रही। माहौल बदल गया। माहौल बदला है तो सब लोगों को एक रोजगार मिला है, खुशनुमा माहौल हुआ है।
तो ये परिवर्तन कर दिया है और इस परिवर्तन को दुनिया देख रही है। मैं एक दो सवाल अब आपसे आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ लूंगी, फिर हम रैपिड फायर करके और जो है हाँ ख़त्म करेंगे। मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ा आईटी हब बनाने की बात हम बहुत दिन से सुन रहे हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश से ही और ख़ासकर पूर्वांचल से, जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, बहुत ज़्यादा पलायन हमने देखा है जी। अभी भी युवाओं का पलायन हो रहा है। तो ये जो आईटी हब बनाने की बात उत्तर प्रदेश को है, वो कहाँ तक पहुँची है, आगे क्या बाकी बचा है? देखिएगा, ये जो आपने कहा ये हमारी भी चिंता का विषय है और मैंने कई बार अपनी बैठकों में अधिकारियों को निर्देशित किया है कि भाई हमको पूर्वांचल की तरफ लोगों को आकर्षित करना होगा। देखिएगा, आईटी हब तब बनेगा जब आईटी इंडस्ट्री वहाँ आएंगी। अभी तक तो माहौल नहीं था। अब हमने एक्सप्रेसवे दिए हैं, अब हमने एयरपोर्ट दिए हैं, तो अब एक अच्छा वातावरण दिया। अभी हम लखनऊ में आईटी सिटी बना रहे हैं, लखनऊ में एआई सिटी भी बना रहे हैं, कानपुर में भी हमारा ड्रोन सिटी बनाने का कार्यक्रम है। तो उस तरफ हमारा ध्यान है। अभी एक यू हब हमारा प्रस्तावित है लखनऊ में। हम 2 यू हब बनाने जा रहे हैं स्टार्टअप के लिए, एक लखनऊ में और एक ग्रेटर नोएडा में। तो ग्रेटर नोएडा का बनेगा तो पूरा वेस्टर्न यूपी और ये उससे कवर होगा, और लखनऊ का होगा तो उसका ईस्टर्न में काफ़ी दूर तक जाएगा। तो हम यू हब बना रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। अभी हमने स्टार्टअप के लिए नई पॉलिसी लेकर के आए हैं और स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट बना रहे हैं। वो हमने प्रस्ताव पास कर दिया कैबिनेट में, क्योंकि अभी तक केवल ब्यूरोक्रेसी ही उसको देखती थी, यूपीएलसी देखती थी। अब उसके लिए एक अलग से एडवाइजरी कमेटी होगी जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी होंगे, जिसमें इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटी, आईआईएम, इनके डायरेक्टर्स वगैरह भी होंगे, उस फील्ड के अनुभवी लोग होंगे, तो वो ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगा। इस पे हम काम कर रहे हैं। एआई को लेके मेरा ख़ास सवाल है, क्योंकि मैं जितने भी एक्सपर्ट्स से मिली, खासकर क्योंकि मैं फाइनेंस के भी पॉडकास्ट करती हूँ, तो उन सभी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इंडिया ऑलरेडी एआई में बहुत पिछड़ चुका है। उनका कहना है कि हम कंज्यूमर तो ज़रूर बन रहे हैं, लेकिन हम कोई बड़ा रिसर्च एआई के क्षेत्र में नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश क्योंकि सबसे बड़ा राज्य भी है और आप बता भी रहे हैं कि आगे वो आपका विजन है, तो कैसे ये जो प्रॉब्लम है हमारी कि हम एआई के क्षेत्र में वर्ल्ड लेवल पे पिछड़ गए हैं, उसको कम्पीट करने की तैयारी है? देखिएगा, अब जहाँ हमने अब शुरुआत की है, वो शुरुआत अगर 20 साल पहले होती तो हम नहीं पिछड़ते। एआई तो अभी आया है सर, हम नहीं, कैसे? एआई अभी नहीं आया है। हाँ। हमारे यहाँ अब आया है, हमने उसको अडॉप्ट किया है। एआई बहुत पहले से है। अभी हम उत्तर प्रदेश सरकार एआई प्रज्ञा का एक कार्यक्रम हमने लिया है, जिसमें 10 लाख लोगों को, जिसमें सरकारी कर्मचारी भी हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हैं, उनके बच्चों को हम एआई की बेसिक ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक मिशन गंगा हमारी सरकार ने चलाया है कि हर गांव में हम कनेक्टिविटी देंगे और वो ट्रेनिंग का भी काम करेगा और उसको गांव में जोड़ने का और एम्प्लॉयमेंट देने का भी काम करेगा। और मुख्यमंत्री जी ने की इच्छा है कि हम एआई को स्कूल तक ले जाएं, और उस पर सरकार काम कर रही है। हम स्कूल तक एआई को लेकर जाने वाले हैं। आज ही की यह खबर है सर कि मध्य प्रदेश में यूसीसी अब लागू होने की आगे तैयारी हो रही है। क्या उत्तर प्रदेश में भी इसको लेके कोई सुगबुगाहट है? अभी ऐसा कोई चर्चा इस पर नहीं हुई है। इस पर होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे, इसमें अभी हम नहीं कह सकते कुछ। ठीक है, तो अब हम रैपिड फायर कर लेते हैं। पहला नाम जो मैं दे रही हूँ वो मुझे लगता है आपके सबसे पसंदीदा नेता का मैं बोलने जा रही हूँ, वो है योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी अपराधियों के लिए, अब क्या शब्द कहूँ, ऑल अप टू यू। अपराधियों के लिए उनका डंडा बहुत मजबूत है और विकास पुरुष है। ठीक है, ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक अच्छे व्यक्ति हैं, डिप्टी सीएम है हमारे और डायनेमिक है। नरेंद्र मोदी जी। राष्ट्र नायक नहीं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता। ठीक है, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत व्यवहारिक व्यक्ति हैं, पार्टी के तो समर्पित हैं और कार्यकर्ताओं से, आज भी कार्यकर्ताओं के भाव से मिलते हैं। अखिलेश यादव।
युवराज हैं। अखिलेश यादव। राहुल गांधी फिर? क्या कम उसके लिए, भगवान उसको अच्छा सेहत दे और कांग्रेस की लीडरशिप में इसी प्रकार बरकरार रखे। ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी? फिरका प्रस्त लोग हैं। ठीक है, आखिरी नाम है प्रियंका गांधी। अभी तो बेचारी कुछ है ही नहीं, उसके बारे में क्या कहूँ। ठीक है, धन्यवाद सर, आपने इतना हमें समय भी दिया। लेकिन जाते जाते मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी। आपने एक नहीं 2 चुनावों में रिकॉर्ड भी बनाया है। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव ही है, तो आप अपने ही रिकॉर्ड को फिर से तोड़ें और फिर से आपका नाम दर्ज हो पाए, इसके लिए बहुत सारी आपको शुभकामनाएं और धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। थैंक यू।